नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो जैसा कि अपना जो आज का टॉपिक जो है वो है रक्त परिसंचरण संचरण। इसके अंदर है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है वो तीन चीजें अपने को पढ़नी है। पहली चीज जो है ब्लड, जिसको अपन बोलते हैं रुधिर, रक्त, खून। ठीक है, जो क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर जितने भी जो वेस्टेज जो पार्ट होते हैं उनको और जो यूजफुल सब्सटेंट होते हैं उनको बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो रक्त के जरिए होता है। और इसके लिए पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, पंप के लिए होता है अपने अंदर हार्ट। ठीक है, और रुधिर को बहने के लिए जो होती है वो होती है वेसल्स, जिनको बोलते हैं अपन रक्त नलिका। तो ये तीन चीजें जो है इनको अपन को देखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने रक्त परिसंचरण की तरफ। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण जिसको बोला जाएगा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है वो दो प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन पाए जाते हैं। पहला जो है वो तो होता है खुला और दूसरा जो होता है वो होता है बंद। ठीक है, तो दो प्रकार के सर्कुलेशन है, बंद प्रकार का और खुले प्रकार का। अगर अपन बात करें निम्न स्तर के प्राणी जैसे प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, सिलेंटेटा है, हेलमिंथीज है, जिसमें ऑक्सीजन तथा पोषण सीधे माध्यम से ही ग्रहण कर लिया जाता है। यानी उनकी जो त्वचा जो होती है उनके जरिए ही वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और CO2 और उत्सर्जन पदार्थ जो होते हैं उनको सीधे ही माध्यम में त्याग देते हैं। यानी इनके लिए जो है वो सामान्य विधि द्वारा या फिर कह सकते हैं विसरण विधि द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है या भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो जिनके अंदर हार जैसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, सामान्यतः रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला, खुला का मतलब होता है ओपन। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि ब्लड जो होते हैं वो गुहाओं के अंदर क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। और आसपास के जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, उन गुहा से क्या कर लेते हैं, उसका जो भी न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए वो उनके जरिए वो क्या कर लेते हैं, अपने ऑब्टेन करते हैं या फिर वो अपने वहां से ले लेते हैं। तो परिसंचरण में तरल द्रव कोशिका उत्तकों के मध्य प्रवाहित होता है, अर्थात विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं बहता। ठीक है, बंद नलिकाओं में नहीं में बहता, ये कोटरों के अंदर क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, कुछ जैसे मोलास्का है उसके अंदर ये पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कीटों के अंदर आप देखोगे तो उनके अंदर ये जो है खुला जो है वो परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है बंद, जो आप देखोगे जिनके अंदर आपको क्या मिलेगी, वेसल्स मिलती है। यानी ब्लड जो होगा वो नलिकाओं के अंदर प्रवाहित होता है, उनको बोला जाता है क्या, बंद परिसंचरण, जिनको बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। संवहनी तंत्र बंद नलिकाओं में बहता है, जैसे पृष्ठवंती जो स्तनी है, ठीक है, पक्षी है, सरीसृप है, उभयचर है। ठीक है, तो उनके अंदर आप देखोगे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एवीज है। ठीक है, और मेमेलिया जो है उनके अंदर बंद प्रकार का सर्कुलेशन पाया जाता है। यानी ब्लड जो होगा वो नलिकाओं के अंदर जो होता है वो बहता है। ठीक है, तो ये होते हैं दो तरह के, ओपन और जो है वो कौन सा है, वो है क्लोज। ठीक है, अपने अंदर कौन सा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर आप देखोगे कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने प्रकार का है, यानी कौन से तरीके होता है। ठीक है, एक में मिलता है जिसमें होता है एकल सर्कुलेटरी सिस्टम, एकल। ठीक है, उसके बाद में होता है इनकम्प्लीट, अपूर्ण। ठीक, और एक होता है द्वि। या पूर्ण।
ठीक है। अब देखो ये जो है आप देखोगे कि इसके अंदर क्या है कि ये जो है वो ब्लू कलर का है, वो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, जिसको अपन बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, CO2 वाला। यहां से ये जा रहा है, ये हार्ट है, ये जो है वो क्या है? हार्ट, हृदय है ये, ठीक है। तो ये जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, और यहां से जा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो है वो आप देखोगे कि एक पूर्णतः यहां से निकला, ये आलिन में गया और एक नीले में गया, ठीक है। तो CO2 या डीऑक्सीजनेटेड, अनऑक्सी, रुधिर, रुधिर कहाँ पे जाता है? आलिन में, आलिन से जाता है नीले में, ठीक है, और नीले से किसमें जाता है? अपने गिल्स में, ठीक है, और गिल्स से जाता है सीधा बॉडी में, ठीक है। और यहां से जब जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पे जो होगा वो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाता है। ये गिल से बॉडी में जाएगा ना, तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकृत है, जिसको बोलेंगे अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये एक ही डायरेक्शन में। दूसरा होता है अपूर्ण। अच्छा, ये होता किसमें? ये आपको मिलेगा किसके अंदर? एग्जाम्पल जो है इसका फिश के अंदर, ठीक है, फिश के अंदर ये पाया जाता है। अब दूसरा जो होता है वो क्या है? डी ऑक्सी अपूर्ण, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आप देखोगे तो ये है कैपिलरीज, ठीक है, ये है आपका ऑर्टा, ठीक है, और ये आपके क्या है? गिल्स से या लंग्स से, या गिल्स हो सकते हैं। अब पल्मोनरी सिस्टम के अंदर आप देखोगे सर्कुलेटरी में, तो बॉडी से ये जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सबसे पहला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है? राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। ये वेंट्रिकल ही है, इसमें राइट राइट कोई नहीं, वेंट्रिकल में जाता है नीले के अंदर, ठीक है। नीले से होता हुआ ये जाएगा किसमें? कैपिलरी, जा प्यूरिफाई होगा। प्योर ब्लड, इसको बोलेंगे अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस कहा जाता है? ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं लेफ्ट को बाय आलिन में आता है, बाय आलिन, ठीक है। अब देखो बाय आलिन से सीधा किसमें चला जाता है? ये नीले के अंदर। किसमें चला गया? ये नीले के अंदर। तो आप ये देख रहे हो कि नीले के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भी क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो रहा है वो मिक्स होके क्या हो रहा है? सप्लाई होता है ये बॉडी में, बॉडी में जा रहा है, ठीक है। वापस बॉडी से ये किस में आएगा? इसके अंदर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और वापस ये किस में जाएगा? ये लंग्स में जाएगा, वहां से प्यूरिफाई होकर वापस इसमें आएगा, ठीक है। ये जो होता है इसके अंदर जो आप एग्जाम्पल है वो है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस या एम्फीबियम। दूसरा होता है किसके अंदर? रेप्टाइल में, रेप्टेलिया में। ये दो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, इनके अंदर ये पाया जाता है।
तीसरा जो है वो क्या है कि आप देखोगे कि जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाता है कहां पे, ये है आपका बाया दाया आलिंदे, ठीक है, ये बाया आलिंदे, बाया आलिंदे, ठीक है, ये दाया नीले है, और ये है बाया नीले है। तो पहले गया ये डीऑक्सीजनेट, इसमें यहां से जाता है ये क्या पे, लंग्स में जाता है, वहां से प्योर होके क्या आता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला, ठीक है, ये कौन सा है, CO2 वाला। तो यहाँ से इसमें गया, यहाँ से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, लंग्स से होता हुआ कहाँ आएगा, ये बाया आलिन में आएगा, बाया आलिन से कहाँ आएगा, ये बाया नीले के अंदर, और बाया नीले जब पंप करेगा तो पूरी बॉडी के अंदर ये जाएगा, ये शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, ये शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर जब जाता है तब आप देखोगे जो है वो कौन सा है, प्योर ब्लड है, वापस बॉडी से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाएगा किसके अंदर, डाई आलिन में, डाई आलिन से कहा जाएगा डाई नीले में, और डाई नीले से जाता है लंग्स में, वहां से होता है प्योर, ठीक है, प्योर होने के बाद में क्या आता है, ये आता है अपने बाय जो है वो कहाँ पे, बाय आलिन में आएगा, बाय आलिन से कहाँ पे आएगा, ये बाय नीले में, और नीले से वापस पंप होके पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रुधिर है वो 2 बार इस हार्ट से गुजरता है, 1 टाइम्स और 2 टाइम, इसलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, या द्वीप परिसंचरण बोला जाता है। ठीक है, और ये आपको मिलेगा किसमें, एक तो मिलता है एवीज में, पक्षी वर्ग में, और दूसरा जो मिलता है ये आपको कहां पे मिलेगा, मैमेलिया में, स्तनधारियों में, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्या मिलते हैं अपने को, सर्कुलेशन मिलते हैं। अब सबसे पहला जो है वो अपन पढ़ रहे हैं वो है ब्लड, यानी ब्लड जो है वो लिक्विड है, वो मेन जो है वो क्या करेगा, वही जो है पंप होता है हार्ट से, और वही नलियों के अंदर जो होता है प्रवाहित होता है, और वही ऑर्गन के पास में या टिश्यूज के पास में लेके जाता है, ठीक है, वो, और वहां से क्या करता है, न्यूट्रिशन को लेके जाते हैं, ठीक है। ब्लड एक प्लाज्मा है, ठीक है, लिक्विड पार्ट होता है, और एक तरह का ये क्या है, तरल संयोजी उत्तक होता है या कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है। तो क्या है इसमें, तो रक्त जो है वो क्या है, रक्त एक सरल तरल संयोजी उत्तक होता है, पहली चीज, यानी ये कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये एक सयान है, थोड़ा गाढ़ा होता है। मानव के अंदर लगभग 5 से 5.6 लीटर क्या मिलता है अपने को, रुधिर मिलता है। अब रुधिर में जो है वो 2 चीजें होती है, ठीक है, एक तो होता है उसका लिक्विड पार्ट, और दूसरा होता है उसके अंदर जो पाए जाने वाली जो है वो सेल्स है या कार्पस होती है, ठीक है। तो जो रुधिर जो है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो उसका तरल भाग है जिसको अपन प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा जो है वो इसका जो है वो सेल वाला भाग होता है जिनको कार्पस या सेल कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो इसका प्लाज्मा लेते हैं, तो प्लाज्मा ये जो है वो तरल भाग होता है, और ये पूरे रुधिर का 55% भाग होता है। कितना होता है ये, पूरे रुधिर का जो है वो 55% जो है वो भाग होता है। ये रुधिर के तरल भाग है हल्के, ये पीले रंग का होता है और सारीय होता है, इसलिए रुधिर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, वो 7.4 है। कैसा होता है, सारीय होता है, ठीक है। तो सारीय जो है वो प्लाज्मा है। रुधिर का आयतन का लगभग 55% भाग प्लाज्मा का होता है, यानी 55% जो भाग है, अगर अपन देखने जाए तो 55% जो भाग है वो किसका होगा,
प्लाज्मा का अपने को मिलेगा। इसमें से 90% जल है। अच्छा, उसमें भी आप देखोगे 55% तो टोटल ब्लड का है, लेकिन अगर अपन प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर आप देखने जाओगे कि 90% उसमें क्या मिलता है, जल ही मिलता है। और 10% जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ या आयन जो होते हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 10% विभिन्न कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ गुलित या कोलाइडी रूप में पाए जाते हैं। कोलाइडी यानी तैरते रहते हैं, काफी छोटे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनको कोलाइडी पार्टिकल्स बोला जाता है। ठीक है, प्रमुख कार्बनिक घटक प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8% होता है। कितना होता है, 7 से 8% क्या मिलता है, इसमें प्रोटीन होता है। अकार्बनिक लवण या जल अपघटन कितना होता है, 0.9% होता है। अकार्बनिक लवण जो होते हैं उनकी मात्रा जो देखी जाए तो कितनी होती है, 0.9% में होता है। सबसे प्रमुख आयन जो होता है वो इसके अंदर सोडियम है। सोडियम, सोडियम का जो कार्य होता है वो ये है कि ये अपने तंत्रिकाओं को, ठीक है, जो है उसमें संवेग आवेगों का जो संचरण होता है उनके लिए ये मदद करते हैं। ठीक है, तो तंत्रिकाओं में आवेग के संचरण में मदद कौन करते हैं, सोडियम जो है वो ये करते हैं। आप अगर देखो तो इसके अंदर 90 से 92% आपको वाटर मिल रहा है। ये गुड सॉल्वेंट होता है, यानी अच्छा विलायक है। अच्छा क्या है, ये विलायक के रूप में होता है। दूसरा, अगर प्लाज्मा में प्रोटीन की बात करें तो वो 6 से 8% तक ये भाग पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन कितना पाया जाता है, 6 से 8% भाग पाया जाता है। ये इसमें सबसे पहला है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जो है वो काम आता है ब्लड कोगुलेशन या क्लोटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में। इसमें काम आता है, रक्त का थक्का जमाने में ये प्रोटीन कार्य करता है। दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो बनाता है एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, एक्ट एज ए एंटीबॉडीज, यानी ये प्रतिरक्षी के बनाने में कार्य करता है। प्रतिरक्षी जो अपनी बॉडी को क्या करती है, विभिन्न प्रकार के जो एंटीजन होते हैं उनसे ये अपने को प्रोटेक्ट करती है। तीसरा जो है वो एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, यानी परासरण को नियंत्रण करता है। दूसरा है रेगुलेटेड द ब्लड प्रेशर, और रक्तदाब को भी ये नियंत्रित करता है। किसको करता है, रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, एमिनो एसिड पाए जाते हैं, लिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो होते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन एवं ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है, और दूसरा जो होता है वृद्धि में। और आप देखोगे तीसरे जो है इनऑर्गेनिक में बात करें, अकार्बनिक की बात करें, अकार्बनिक की बात की जाए तो आपको मिलते हैं इसके अंदर सोडियम आयन, दूसरे मिलते हैं इसके अंदर मैग्नीशियम, क्लोरीन, कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉरी, और कैल्शियम आयन। ये आयन जो होते हैं वो इनके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये रेगुलेशन करेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, ये भी परासरण को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और आप देखोगे इसके अंदर गैसेस तो आपको CO2 मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी। ये फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए होते हैं। ये किसके लिए मिलते हैं अपने को, परिवहन के लिए मिलते हैं। तो ये जो है वो क्या है, वो प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले जो है वो क्या है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो ये इस प्रकार के अपने को ब्लड में मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो क्या मिलता है, इसके अंदर पानी मिलता है, जो 90 या 92% इसकी वैल्यू होती है इसके अंदर। ठीक है, और प्लाज्मा जो है अगर बात करें टोटल ब्लड की तो वो अपने पास में कितना होता है, 7 जो है वो 55% जो पार्ट जो होता है वो किसका होता है, टोटल ब्लड का प्लाज्मा होता है। और 45% पार्ट देखे तो वो किसका होता है, वो आपको मिलेगा किसका, सेल का मिलेगा, जिनको बोलते हैं अपन ब्लड कार्पस या ब्लड सेल बोलते हैं।
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड संबंध जो तंत्र जो है, ठीक है, उसके अंदर जो है ब्लड, रुधिर जो है, उसमें जो मिलने वाले जो एलिमेंट जो होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, इनके जो वैल्यू जो होती है वो 3 प्रकार की ब्लड कणिकाएं या ब्लड सेल पाई जाती है। पहला है जिसका नाम है रेड ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, या कोशिका, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आरबीसी। इसका दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट जो है वो इसका दूसरा नाम है। दूसरी जो होती है जिसको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं अपन श्वेत रुधिर कणिका या सेल। तीसरा जो होता है वो है प्लेटलेट, जिसको बोला जाता है बिंबाणु, ठीक है, जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, और इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। तो ये इसके दूसरे नाम है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का नाम है, व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, और बिंबाणु या प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है। ये 3 तरह की होती है, आप देख पाओगे। तो ये आरबीसी है, ये जो है वो प्लेटलेट्स है, और ये जो है वो व्हाइट ब्लड सेल होती है, ठीक है। ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल। ये 3 तरह की कणिकाएं या कोशिकाएं जो है वो ब्लड के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये 3 तरह की जो है वो कोशिकाएं। पहला, लाल रुधिर कणिका या रक्ताणु, या इनको बोला जाता है आरबीसी या एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। आरबीसी को, रक्ताणु को, एरिथ्रोसाइट को, तीनों एक ही नाम है। सबसे पहले रक्ताणु में केंद्र विहित होता है, ये ध्यान रखना। स्तनधारियों, अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के रुधिर के अंदर अगर देखा जाए तो वो जो है उसके अंदर जो आपको मिलेगी, जो केंद्रक जो होता है वो केंद्रक रहित आरबीसी मिलती है मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स के अंदर जो है वो आपको केंद्रक रहित जो है वो क्या होती है, आरबीसी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन इसका जो अपवाद जो है, अपवाद जो है वो है ऊंट और लामा। इनकी आरबीसी में आपको क्या मिलता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। वैसे बनती है ये बोन मेरो से, बोन मेरो से जब बनती है उसके अंदर केंद्रक होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है आरबीसी तो उससे में केंद्रक क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। वर्ताकार होती है, डिस्क रूपी होती है, और इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, उभया अवतल होता है, या अपन कहे तो कैसा होता है, ये जो है वो बाई कॉनकेव होता है। कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। व्यास इसका 7 से 8 माइक्रोमीटर, मोटाई जो लगभग है 2 माइक्रोमीटर होती है। इनमें कोशिका द्रव्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का क्या होता है, अभाव होता है। वयस्क पुरुष में रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है, 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। और महिलाओं में बात करें तो ये संख्या जो होती है वो 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। ये पुरुषों में, तो पुरुषों में आरबीसी ज्यादा होती है, सॉरी रक्ताणु ज्यादा होते हैं, आरबीसी ज्यादा होती है, और उनमें जो महिला में कम होती है थोड़ी।
इसके अंदर एक रेड पिगमेंट पाया जाता है या लाल रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन, यानी इसके केंद्रीय परमाणु में क्या मिलता है, अपने केंद्रीय जो स्ट्रक्चर संरचना होती है उसके अंदर जो परमाणु मिलता है वो होता है आयरन। ठीक है, आयरन की अगर कमी होती है तो सीधी सी बात है हीमोग्लोबिन में भी कमी आएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होती है इसका मतलब आरबीसी में कमी आएगी, और उससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है, यानी खून की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, लाल रंग के जो है रंजक प्रोटीन है, ये श्वसन रंजक का कार्य करता है, और इसका जो है वो CO2 एवं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है या परिवहन में मदद करता है, हीमोग्लोबिन। दूसरा, रुधिर का जो लाल रंग होता है वो भी किसके कारण है, इसके कारण है। ठीक है, दूसरा जो है वो लाल रंग जो है रुधिर का, वो भी किसके कारण है, इसी के कारण है। इसके प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह होता है और चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है प्रोटीन की। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय क्रम में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन Hb प्लस ऑक्सीजन, तो इसको बोला जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें कार्बनिक एनहाइड्रेज भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। मानव में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है, 14 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, और अगर स्त्रियों की में बात करें तो 12 से 14 प्रति डेसीलीटर होती है। ठीक है, यानी आप देखोगे हीमोग्लोबिन भी क्या मिलता है इसके अंदर, कम मिलता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोला जाता है बोन मैरो के अंदर। किसमें होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, और इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। इसका लाइफ स्पैन आज बनी तो 120 दिन बाद वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, और उसके बाद में जो होगी वापस उसके स्थान पे नहीं बनती रहेगी, यानी ये जो है वो मरती जाती है और बनती जाती है। ठीक है, तो आज किसी का जैसे है 20वां दिन है, किसी का होगा 100वां दिन होगा, किसी का 110 दिन होगा, और वापस वो बनती बनती और भी बनती, और ये साइकिल चलती रहती है। अब इसका निर्माण जो होता है वो क्या होता है, वो होता है क्या पे, बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। वर्ध एवं कमजोर होने पर प्लिया व यकृत में इसका विघटन होता है। ठीक है, और इसमें स्प्लीन को, जिसको बोला जाता है प्लिया, सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ द ब्लड, जिसको कौन होता है, प्लिया होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड बोला जाता है। ठीक है, किसका, आरबीसी। तो आरबीसी कहाँ मरती है, आरबीसी जो मरती है वो स्प्लीन में मरती है, कुछ यकृत में। और कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। हीमोग्लोबिन में के प्रोटीन भाग को में एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है। देखो हीमोग्लोबिन जब विघटन होता है तो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन भाग जो होता है वो एमिनो एसिड में टूटता है। ठीक है, और हीम जो समूह जो होता है लोहे युक्त यकृत में संग्रहित हो जाता है, और जो आयरन है वो कहाँ संग्रहित हो जाएगा, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर संग्रहित हो जाता है। शेष भाग जो होता है जो वर्णक का यानी हीमोग्लोबिन का, वो 2 वर्णक में चेंज हो जाता है, जिसका नाम है बिलुरुबिन और बिलुवर्दिन। ठीक है, 2 वर्णक बनते हैं तथा के नाम पर पीत वर्णक में परिवर्तित हो जाता है। ये इनको बोला जाता है क्या, पीत वर्णक। तो 2 प्रकार के पीत वर्णक है, बिलुरुबिन और बिलुवर्दिन, जो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। पीत रस के साथ ये पीत रस
उत्सर्जित कर देते हैं। पीतरस यानी बाइल जूस किसमें साथ में आते हैं? ये बाइल जूस के साथ में। बाइल पिगमेंट है, ये बाइल पिगमेंट है। एक अणु हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को 4 O2 मॉलिक्यूल्स का परिवहन करता है। यह ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके साथ में ऑक्सीजन यानी एक जो है हीमोग्लोबिन का अणु जो होता है वो 4 किसके ऑक्सीजन को अपने साथ में लेके जा सकता है। ठीक है, कितने ले जा सकता है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ऐसे हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाएगा। ठीक है, ये था आरबीसी। दूसरी बात करें अपन, दूसरे कोशिका जो है वो पाई जाती है जिसका नाम जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। इनको बोला जाता है श्वेताणु, व्हाइट ब्लड सेल, और इसका एक और नाम है जिसका नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। पहली चीज, इसमें केंद्रक रहित था उसके अंदर आरबीसी के अंदर, लेकिन ये जो है वो कैसे है? केंद्रक युक्त होती है। कैसी होती है? और ये कैसी है? श्वेत है, तो रंगहीन कणिकाएं होती है। कैसी होती है? रंगहीन कणिकाएं होती है। मानव, वयस्क मानव में इनकी संख्या अगर देखी जाए तो 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। मानव में रक्ताणु व श्वेताणु की संख्या लगभग अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 600:1 होता है। यानी सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? आरबीसी मिलती है। ठीक है, इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। इसका आकार अगर जाए तो आकार इसका निश्चित नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें अमीबीय गति होती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा लसिका उत्तकों में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, लसिका उत्तक। ठीक है, लिम्फेटिक नोड में होता है। लिम्फेटिक जो नोड होते हैं उनके अंदर इसका निर्माण होता है। और दूसरा जो होता है वही, दूसरा कौन सा है? अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो के अंदर होता है। इसका जीवन काल कुछ घंटों से लगाकर 4 से 5 दिनों तक हो सकता है। और इसमें कौन सी गति मिलती है? इसमें अमीबीय गति मिलती है। ठीक है, तो ये अमीबीय गति करता है। ठीक है, ये केंद्रक युक्त होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो लगभग जो है ये जो इसकी साइज भी अगर देखी जाए तो वो कैसी होती है? आरबीसी से ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन संख्या अगर देखी जाए तो आरबीसी से कम होती है। 600:1 होता है। ठीक है, इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा और लसिका जो है वो नोड जो होते हैं उनके अंदर, उत्तकों के अंदर ये इसका निर्माण होता है। ठीक है, इनको 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, यानी कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय का मतलब यह है कि जिनकी कोशिकाओं के अंदर, यानी वो डब्ल्यूबीसी के अंदर, कोशिकाओं के अंदर आपको कण जैसी संरचनाएं मिलती है, कण मिलते हैं, ग्रेनुअल्स मिलते हैं, तो इसका मतलब वो कणिका है। नहीं मिलते हैं तो कौन सी होती है? अकणिकाएं होती है। अब देखो, सबसे पहली है ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, जिसको बोलते हैं कणिकामय। कणिकामय और ये होती है वो कैसी होती है? अकणिकामय, जिसको बोलते हैं अपन अग्रेनुलोसाइट। अ मतलब नहीं है, ग्रेनुअल्स का मतलब दाने। फिर इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। किनको? कणिकामय। कितने भागों के अंदर? 3 भागों के। सबसे पहला है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स, जिसको हेट्रोफिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मिलने वाली जो वो सेल है वो कौन सी है? न्यूट्रोफिल होती है। 60 से 65% ये इसका भाग मिलता है। इसका कार्य क्या है? ये करती है किसी भी जो बाहर से आने वाले जो एंटीजन है, जो रोगाणु है, ठीक है, उनको ये मारने का कार्य करती है, यानी फेगोसाइटोसिस का काम करती है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? भक्षाणु का कार्य करती है।
ठीक है। और एक तरह से कहे कि ये शरीर में सैनिकों की तरह कार्य करती है, ठीक है, सैनिकों की तरह ये क्या करती है, कार्य करती है। दूसरा जो है वो है इओसिनोफिल्स, जो एसिडोफिल्स होते हैं, ठीक है, जिसका जो है वो कैसे है, एसिडोफिल्स है। ये इंफेक्शन से, संक्रामक से रोकते हैं, संक्रमण से रोकते हैं ये। दूसरा होता है ये किसमें, एलर्जी, एलर्जी में जो रेस्पॉन्स देने वाली जो होती है वो कौन होती है, इओसिनोफिल। ई से, ऐसे ए से स्टार्ट होती है एलर्जी, लेकिन एलर्जी ई, ठीक है, तो याद रखना ई। बेसोफिल, ठीक है, जिसको बोलते हैं साइनोफिल्स होती है, ठीक है। इसकी मात्रा जो है वो ये तो होती है 2 से 3% और ये होती है 0.5 से 1% होती है। ये क्या सिक्रेशन करती है, ये सीक्रेट करती है प्रोटीन को जिसमें हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन है, हिपेरिन है, कॉज द इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। इंफ्लेमेटरी का मतलब होता है स्वेलिंग आना, ठीक है, रेडिश हो जाना, तो ये जो करती है ये वाली रिएक्शन करती है, ठीक है। हिपेरिन जो होता है वो रक्त को, रुधिर को अंदर जमने से रोकता है, रुधिर को जमने से रोकता है शरीर के अंदर। उसके बाद में है मोनोसाइट। ये कैसी है, ये है अकणिकामय। अकणिकामय को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है मोनोसाइट और दूसरी जो है वो है लिम्फोसाइट, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट अगर डब्ल्यूबीसी के बड़ी, वो कौन सी है, वो है मोनोसाइट होती है, ठीक है। और इसकी संख्या जो होती है वो कितनी है, 6 से 8% होती है। इसका भी काम किसका है, बक्साणु का है, ठीक है। ये भी भक्षण करती है किसको, जो पैथोजिन आते हैं उसको। जो पैथोजिन आते हैं, रोगाणु आते हैं उनको, ठीक है, रोगाणुओं का भक्षण करने में आते हैं। एक है लिम्फोसाइट, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी एंड लार्जेस्ट न्यूक्लियस, जो छोटी होती है साइज में लेकिन उसका केंद्रक जो होता है वो बड़ा होता है। इनके 2 टाइप है, एक तो होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी जो होती है वो प्रतिरक्षी के निर्माण में प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, और टी जो है वो इसमें क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है। इनकी संख्या जो है 20 से 25% होती है। ह्यूमिनी रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ये जो है प्रतिरक्षा में प्रतिक्रिया दर्शाती है। सीक्रेट द एंटीबॉडी, और प्रतिरक्षी का क्या करती है, ये स्रावित करती है, को स्रावित करती है। प्रतिरक्षी को ये क्या करती है, स्रावित करती है। तो ये 2 तरह की है डब्ल्यूबीसी, एक तो है ग्रेनुलोसाइट और एक है अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है और बेसोफिल्स है, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये कितनी होती है, 60 से 65% होती है। ये जो होती है वो भक्षाणु का कार्य करती है। इओसिनोफिल जो होती है वो किसमें, एलर्जी रेस्पॉन्स में करती है। बेसोफिल प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, हिस्टामिन है जिसमें सेरोटोनिन है, हिपेरिन है, ठीक है। दूसरी जो है वो कौन सी होती है, अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट भक्षाणु का कार्य करती है, ठीक है, और लिम्फोसाइट जो है वो किसका कार्य करती है, स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी है और इसके अंदर केंद्रक बड़ा होता है, और ये करती है प्रतिरक्षी का निर्माण में सहायता करती है। और ये 2 तरह की होती है, बी जो है वो बनाती है प्रतिरक्षी को, टी उसमें मदद करती है।
नेक्स्ट है जो है थ्रोम्बोसाइट, जिसको बोला जाता है बिंबाणु। बिंबाणु कलर कैसी होती है? रंगीन होती है, रंगीन है। ठीक है, लाइफ स्पेन इसका कितना होता है? जीवन काल 7 दिन का होता है। काउंट इसके देखे जाए तो 1.5 से 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, कहां पे मिलती है ये? मेगा कैरियोसाइट इन द बोन मैरो। बोन मैरो की मेगा कैरियोसाइट जो सेल होती है वहां से ये बनती है। ठीक है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा के अंदर। स्ट्रक्चर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट होता है ये। ठीक है, केंद्रक जो होता है वो इसके अंदर नहीं है। फंक्शन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त के थक्का जमाने में ये सबसे मदद करती है। रक्त का थक्का जमाने में। तो जब भी अपने कोई इंजर हो जाते हैं, ब्लडिंग होती है, उस समय जो होता है वो रक्त का जो थक्का बनता है उसके अंदर जो है वो कौन काम आती है? ये आती है। ठीक है, ये जो है वो एक्टिव मोड के अंदर है और ये कैसी है? इनएक्टिव मोड के अंदर। ठीक है, ये इनको अभिरंजित कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है इसका एक ही काम है, वो क्या है? रक्त का थक्का जमाना। अब ब्लड के जो है वो कार्य क्या है? पहला, अगर ब्लड के कार्य देखें तो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करती है। ठीक है, यानी ये जो है ऑक्सीजन जो लंग्स से कहां पे लेके जाती है? ये शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में लेके जाती है और वहां से इसमें किसमें मदद करती है? ऊर्जा उत्पादन में। और ऊर्जा उत्पादन के दौरान क्या बनता है? CO2 बनती है और CO2 को शरीर से बाहर ठीक है लंग्स तक लाने से में कार्य जो करेगी वो कौन करती है? वो भी ब्लड करता है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे जो ग्लैंड होती है, अंतस्रावी ग्रंथियां, वो अंतस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, बहुत सारे जो उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया है, इनको शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है? ब्लड करता है। पचित भोजन का वितरण, डाइजेस्टिव जो फूड हो उनको वही अवशोषण करके उनको रुधिर में लिया जाता है और रुधिर उनको शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है? सप्लाई करता है। रोग से बचाव के लिए आपने देखा होगा WBC के अंदर जो क्या करती है? अपने सोल्जर का कार्य करती है। तो उसमें कई तरह के न्यूट्रोफिल है। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा होगा तो जो है फेगोसाइट की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या करेगी? उनको मारने का कार्य करेगी। मोनोसाइट वगैरह चोटों की मरम्मत करने में कई सारे, जैसे चोट है तो वहां पे उसको मरम्मत करने के लिए कई सारे एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसको लाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है, ब्लडिंग हो रही है तो कौन करेगा? थ्रोम्बोसाइट करेगी। थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु या प्लेटलेट्स। निरंतर प्रवाह के कारण शरीर का टेम्परेचर कैसा बनाए रखते हैं? ये एक ही बनाए रखते हैं।
रोगों के निदान में आज आपने देखो कि अगर कोई रोग है तो सीधी सी बात है, सबसे पहले बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाओ। यानी रोग जो है वो ब्लड टेस्ट से पता लगता है क्या, कि उसके अंदर कौन से टाइप के पैथोजन हैं। तो रोग के निदान में भी ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसके दिल के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। अब रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है? सब जो मनुष्य जो है उनमें आप देखोगे कि ब्लड ग्रुप सबका कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीन ने की थी। ठीक है, उन्होंने पाया कि भाई जो ब्लड ग्रुप अपनी ब्लड के अंदर दो तरह के एंटीजन बनते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। इन एंटीजनों के उपस्थिति के आधार पे ब्लड ग्रुप को 4 ब्लड ग्रुपों के अंदर क्या किया, डिवाइड किया। अब ये एंटीजन जो थे वो कौन कौन से हैं, तो वो देखेंगे तो अपन अपने को पता लगेगा कि भाई सपोज मान लो एंटीजन जो है वो दो तरह के हैं, एक तो है ए और दूसरा जो है वो बी है। अच्छा, ये एंटीजन मिलते कहां पे है? ये मिलते हैं अपने को आरबीसी की सतह पर। आरबीसी होती है उसकी सतह पर ये अपने को पाए जाते हैं। जिसके अंदर ए जो है वो एंटीजन पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर सिर के ऊपर ए एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए होता है। जिसके ऊपर बी एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? बी होता है। और जिसके ऊपर ए और बी दोनों पाए जाते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ठीक है, और जिसके ऊपर कोई नहीं पाया जाता उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। कौन सा होता है? ओ। ठीक है, तो जिसके अंदर कोई नहीं पाया जाता उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। तो ये तो हो गया रक्त समूह। और ये उसमें उपस्थित क्या है? एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन जो है वो दो प्रकार के हैं, ए और बी। ए अगर आरबीसी के ऊपर मिलता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी अगर मिलता है तो उसका ब्लड ग्रुप बी है। और अगर ए और बी दोनों साथ में उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर कोई एंटीजन नहीं है इसका मतलब क्या होगा? उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। यानी 4 तरह के ब्लड ग्रुप आए, इसको क्या बोला जाता है? एबीओ बोला जाता है। एबीओ समूह। एबीओ समूह का मतलब या तो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप या कोई नहीं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप आरबीसी के उपस्थित एंटीजन के आधार पर दिया गया। किसने खोज की इसको? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। ठीक है, तो रक्ताणु की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिजन एंटीजन के आधार पर रक्त को विभिन्न समूहों के अंदर बांटा गया था। एंटीजन या एग्लूटिनोज ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी या एग्लूटिन्स नामक पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? एंटीजन ऐसे होते हैं जो उसके विपरीत वाले एंटीजन के प्रति क्या करते हैं? प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। एंटीजन म्यूकोपॉलीसेकेराइड यानी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होता है ये? ग्लाइकोप्रोटीन। जबकि एंटीबॉडी जो होते हैं वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलिन अभी आया था, ठीक है, जो अपन ने देखा था कि भाई जो प्लाज्मा के अंदर ये पाए जाते हैं। मनुष्य में एंटीजन दो प्रमुख समूह होते हैं, इन्हें एबीओ कहा जाता है। एक तो ये वाले एंटीजन, और दूसरा अपन ने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप जैसे किसी का ए है तो आपने देखा होगा कोई कहता है कि मेरा तो ए पॉजिटिव है और कोई कहता है कि ए नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो क्या है? वो होता है आरएस फैक्टर। ठीक है, वो क्या होता है? आरएस फैक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है? ये आरएस फैक्टर होता है। तो आरएस तंत्र जो है उसके आधार पे और एबीओ एंटीजन के आधार पे रक्त समूह दिया जाता है।
एबीओ तंत्र, इसकी खोज कॉल लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है, 1900 के अंदर की थी। इसके अनुसार आरबीसी की सतह पे दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी, ठीक है। इसी प्रकार से प्लाज्मा में दो प्रकार की प्राकृतिक एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटी ए और एंटी बी। अच्छा, अब देखो एंटी ए और एंटी बी क्या। एंटी ए का मतलब है जो किसके अपोजिट काम करेगी, ए के अपोजिट काम करेगी, और एंटी बी जो है वो किसके अपोजिट काम करेगी, वो बी के अपोजिट काम करेगी, ठीक है। यानी ए और बी जो है वो क्या है, एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, वो बी कहते हैं इसको, और इसको क्या बोलेंगे अपन, ए बोलेंगे। मानव जाति के सदस्यों में उपस्थित एंटीजन व एंटीबॉडी विभेद के आधार पर रुधिर के 4 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं, 4 समूह होते हैं। रक्त समूह, एंटीजन, फिर है एंटीबॉडी, अगर देखा जाए तो रक्त समूह मान लो ए मान लेते हैं, ए जो है वो ब्लड ग्रुप है, यानी ए ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब इसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। दूसरा है बी ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा। तीसरा है ए बी ब्लड ग्रुप, इसके अंदर एंटीजन क्या होगा, ए और बी दोनों होंगे, इसके कारण इसका नाम पड़ा। उसके बाद में चौथा जो है ओ, तो जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई नहीं है। अच्छा, क्या ए कोई खुद को मारता है, खुद को नहीं, ठीक है, यानी दूसरों के लिए, यानी ए जो है वो किसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, दूसरे खून के लिए, और दो ही एंटीजन है अपने पास में, ए और बी है, तो ए जो बनाएगा वो किसके लिए बनाएगा, बी के लिए बनाएगा, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी बनती है, बी के वाली बनती है, ठीक है, कौन सी बनती है, इसमें बी वाली बनती है, कि ये खुद को तो नहीं मारेगा, बी को मारेगा, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी बनती है, बी, ठीक है। अच्छा, बी वाले के लिए जो एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी बनती है, उसके खुद को नहीं मारेगा, ये किसको, ए बी, ठीक है। और ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ओ में देखा जाए कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी ये जो है इसमें दोनों होती है, ए एवं बी दोनों पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये एंटीबॉडीज क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एंटीजन का मतलब होता है जो बाहर से आया, वो एंटीजन, ठीक है। ये जैसे ही अपनी बॉडी में प्रवेश करता है, यानी शरीर में आता है, शरीर में कहा जाएगा ये रुधिर में, ठीक है, ये रुधिर में आया, तो रुधिर क्या करेगी, इसके लिए किसका निर्माण करेगी, ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं अपन एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं अपन, एंटीबॉडीज बनाएंगे। ये एंटीबॉडीज जो है वो इस प्रतिरक्षी को क्या करती है, खत्म कर लेती है, या इसका समूहन कर लेगी, इसको डिस्ट्रॉयड कर लेगी, ठीक है, तो ये क्रिया होती है। अगर सपोज मान लो ए वाले का ब्लड अगर बी में दिया जाए, किसमें दिया जाए, बी में, तो देखो देने वाले की हमेशा क्या देखेंगे अपन, देने वाले में क्या देखा जाएगा, एंटीजन,
देने वाले में क्या देखा जाएगा, एंटीजन देखा जाएगा। इसका एंटीजन कौन सा है, ए है। ये जाएगा ब्लड से किस में गया, बी में। बी में क्या देखी जाएगी, इसका एंटीजन जो है, बी में एंटीजन कौन सा है, बी में एंटीजन जो है वो कौन सा है, वो है अपने पास में बी है, ठीक है। और इसका एंटीबॉडीज जो है वो कौन सी है, एंटीबॉडीज जो है वो कौन सी है, वो आप देखोगे तो इसके अंदर कौन सी होती है, ए होती है। ए और ये दोनों सेम, और सेम होने पे क्या हो जाएगा, इसका समूहन हो जाएगा, रुधिर का क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा, और अंदर ही क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, अंदर ही समूहन हो जाएगा, आरबीसी जो होगी उनका समूहन हो जाएगा, ठीक है। और जिसके कारण उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो वही है ब्लड ग्रुप। इसलिए अपन जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, रक्तदान किया जाता है, तो हमेशा पहले, सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप देखा जाता है, ठीक है। अगर सपोज मान लो ए वाले का ब्लड है, अगर बी में दिया जाता है, तो ए बी में देने वाले की क्या देखेंगे, एंटीजन, लेने वाले में क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। अब इसमें तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है, तो इसका मतलब जब ए वाले का खून ए बी के अंदर आएगा तो ए बी वाले में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी वो ए बी वाला खून जो है वो ए वाले से ले सकता है। बी वाला देंगे तो भी बात वो की वही है, ठीक है। बी वाला देंगे तो भी इसमें एंटीबॉडी नहीं है, ओ वाले से देंगे तो भी एंटीबॉडी नहीं है, और खुद के वाले से देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए भी एक ऐसा है जो सबसे खून ले सकता है, जो सबसे खून क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। अगर अपन बात करें किसकी, ओ की, ठीक है, तो ओ की बात करें तो ओ में कोई एंटीजन नहीं है, देखो, तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कोई बाहर से अंदर आएगा नहीं, एंटीजन नहीं आएगा तो प्रतिरक्षी बनेगी नहीं, और प्रतिरक्षी बनेगी नहीं तो कोई क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ए बी के अंदर कोई क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, ठीक है। और एंटीजन नहीं है तो ओ जो है वो क्या कर सकता है, ए बी को खून दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए ए बी की, तो क्या ए बी वाला बी को खून दे सकता है, तो बी को खून कैसे देगा, क्योंकि देखो अगर ए बी वाला अगर बी को खून देता है, ए बी वाला अगर खून किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, ठीक है। तो देखो देने वाले में इसमें एंटीजन कौन सी है, ए और बी दोनों है, ठीक है, एंटीजन इसमें देखा जाए तो, ठीक है। तो देने वाले की एंटीजन, और लेने वाले में क्या देखेंगे, एंटीबॉडी कौन सी है, बी, सॉरी ए, तो ए जो है वो इसमें आपको मिलेगी, ए आपको इसमें मिलेगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, समूहन हो जाएगा। अगर अपन ए बी को खून अगर ए में दे तो भी बात वो की वही है, तो इसमें कौन सी होगी, बी, और बी से ये बी वाला क्या हो जाएगा, इसका समूहन हो जाएगा। यानी ए बी जो है वो केवल खुद को खून दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, लेकिन ये सबसे खून क्या कर सकता है, ले सकता है। ओ जो है वो सबको खून दे सकता है, इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो होता है ओ, ठीक है। और यूनिवर्सल जो रिसिप्टर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अपने पास में ए बी, ठीक है। कौन सा होता है, ए बी होता है। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर को विभिन्न समूहों में वाले रुधिर को मिला दिया जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी, और उस कारण रक्ताणु परस्पर क्या हो जाएंगे, चिपक कर गुच्छे बना देते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, आलेशन या समूहन या एगुलेशंस कहा जाता है, एगुलेशंस भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको समूहन कहा जाएगा। रुधिर समूहों में ओ व्यक्ति कैसा होता है, सर्वाधिक, क्योंकि इसमें क्या नहीं होती, एंटीजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होता, ठीक है। और ए बी वाले कैसा होता है, वो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट होता है,
क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती, नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये कैसा है, वो सर्वाधिक या यूनिवर्सल सार्वत्रिक ग्राही है, और वो है सार्वत्रिक दाता है। ठीक है, ठीक है। ये चार जो है वो ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ओ ओ जो है वो ए को रुधिर दे सकता है। ठीक है, ओ जो है वो ए बी को दे सकता है, ओ जो है वो बी को दे सकता है। ठीक है, और ओ जो है वो खुद को भी दे सकता है, खुद को दे सकता है। ए जो है वो ए बी को दे सकता है, बी जो है वो ए बी को दे सकता है। ठीक है, तो देखो देने वाला ये है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सार्वत्रिक। ठीक है, क्या कहलाता है, दाता। और ए भी देखो सबसे ले सकता है, तो इसको बोलेंगे अपन एक ग्राही होता है। अब एबीओ की आनुवंशिकता, अब ये देखो एबीओ की आनुवंशिकता क्या होगी, यानी ये जो है वो आप देखने जाओगे तो एबीओ जो है वो 3 जीन के द्वारा क्या होता है, ये कंट्रोल होता है। ठीक है, बहुएलिलता होती है। कौन सी होती है, बहुएलिलता वंशागति होती है। ठीक है, बर्नस्टीन ने बताया कि एबीओ रुधिर वर्ग समूह का आनुवंशिक लक्षण है। ठीक है, यानी ये किसी जीन के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। एबीओ सिस्टम जो है वो 3 जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। इस प्रकार से ये बहुएलिल वंशागति होती है का उदाहरण है। ठीक है, और ये जो जीन जो मिलती है वो 3 तरह की जो है वो कौन सी है, आई ए है। ठीक है, आई बी है। ठीक है, आई ओ है और आई नॉट है। ये 3 तरह की जीन जो है वो पाई जाती है, और इन 3 तरह से क्या होता है, समूह जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो जैसे बात करें अपन, ये अगर रक्त समूह जो है, रक्त समूह और जीन जो है अगर अपन बात करें पहले, रक्त समूह अगर ए है तो उसके अंदर आई ए, आई ए ये भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में आई ए और आई नॉट ये भी हो सकती है। तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। अगर बात करें बी है तो उसके अंदर आई ए और आई बी और आई बी होगा।
और इसके साथ में क्या हो सकता है, आई बी और आई नॉट होगा। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, ए बी। कौन सा है, ए बी। तो ए बी में कौन सा होगा, आई ए और आई बी होगा। और चौथा जो है अगर बात करें तो वो कौन सा होगा, ओ। ठीक है, उसमें अंदर होता है आई जीरो आई नॉट, या इसको कह सकते हैं आई नॉट और आई नॉट। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के जो है वो अपने पास में वेरिएशन आते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और 6 प्रकार के ही जो है वो जीन का समूह जो होता है वो अपने ब्लड ग्रुप को क्या करता है, वो निश्चित करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अगर सपोज मान लो एक फादर है और उसकी मदर, ठीक है, फादर के अंदर अगर बात करें कि ओ ग्रुप है, ओ, जिसमें आई ओ और आई ओ होगा नॉट, और मदर का कोई मान लो कि ए ब्लड ग्रुप है, यानी मान लेते हैं कि अपन पास में ए है, दोनों यही है, तो उसमें क्या ब्लड ग्रुप बच्चे के अंदर आ सकता है। तो उसके बच्चे के अंदर देखो अगर बात करें तो ये कौन सा होगा, ये। ठीक है, तो आई ए और आई नॉट होगा। इसका भी करेंगे तो आई ए और आई नॉट होगा। इसका भी इससे करेंगे तो क्या होगा, आई ए और आई नॉट होगा। और इसका इससे करेंगे तो आई ए और आई नॉट होगा। यानी उसका बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उसका ब्लड से बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ही होगा, ओ नहीं होगा। ठीक है, तो इस माध्यम से अपन किसी का भी ब्लड ग्रुप बच्चे के अंदर या संतति के अंदर अपन को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है, आप कई सारे ऐसे उदाहरण इनमें से लेके और आप उनके संतति में क्या बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा इसके बारे में आप पता लगा सकते हो। अब ये कहते हैं कि जब ब्लड ग्रुप को ए वाले को ए में ही दिया तो भी क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। ठीक है, तो कोगुलेशन यहां समूहन हुआ, तो समूहन होने पे पता लगे कि भाई ये कैसे हुआ, जब ए वाले का समान खून है और ए वाले को ही दिया है तो ये समूहन क्यों हुआ। ठीक है, तो बाद में ये पता लगा कि एक और क्या होता है, देखो ए और बी तो था ही था दोनों एंटीजन, इसके अलावा एक और एंटीजन मिलता है जिसका नाम है आर एस फैक्टर। क्या नाम है, आर एस फैक्टर। ठीक है, तो आर एस फैक्टर क्या है कि इसकी खोज कॉल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी, और इसमें किस पे, एक बंदर पे की थी जिसका नाम था रिसस मकाका। रिसस मकाका एक बंदर था। रक्ताणु की सतह पर आरएस एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दिया जाता है। अगर आरएस एंटीजन को आरएस कारक या फैक्टर भी बोलते हैं। जिन व्यक्तियों में आरएस एंटीजन पाया जाता है, जिनमें आरएस आपको मिलेगा वो भी आरबीसी की सतह पे ही मिलता है, अगर ये मिलता है तो उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आरएस पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए अगर ए वाले पे मिलता है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है उस पे आरएस फैक्टर है तो उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए पॉजिटिव। ठीक है, और नहीं मिलता है तो क्या कहलाएगा, ए नेगेटिव कहलाएगा। और जिनमें इसका अभाव होता है उनको बोला जाता है आरएस नेगेटिव। ठीक है, तो आरएस पॉजिटिव और इसका कहलाएगा आरएस नेगेटिव कहलाएगा। भारत में लगभग 93% जो लोग होते हैं उनके अंदर आरएस पॉजिटिव पाया जाता है, और 7% ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर आरएस नेगेटिव पाया जाता है। आरएस एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा में प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी या एग्लूटिन नहीं पाया जाता। ठीक है, आरएस व्यक्तियों को बार बार अगर आरएस व्यक्तियों का ही खून दिया जाए, ठीक है, तो उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, आरएस के प्रति एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखो पहले पाई नहीं जाती है, लेकिन अगर अपन खून को देते हैं बार बार, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बनने लग जाएगी, वो आरएस एंटीबॉडीज बनने लग जाएगी। तो आरएस व्यक्तियों में एंटी आरएस एंटीबॉडीज या एग्लूटिन उत्पन्न हो जाती है। इस क्रिया को अपन आइसोयूमिनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक ही जाति की होती है। आइसो मतलब एक जैसी है दोनों, आरएस भी एक एंटीबॉडीज है वैसे क्या, उसके बनने वाली एंटीबॉडीज है, दोनों की प्रकृति कैसी है, सेम है।
इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, आइसोसेम इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आइसो इम्यूनाइजेशन जो है वो क्या है कि जब आरएस नेगेटिव वाले को अगर आरएस पॉजिटिव वाले का ब्लड अगर बार बार दिया जाए, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या बनने लग जाती है, एंटीबॉडीज बनने लग जाती है। एक जो होता है वो क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज मान लो मदर जो है, ठीक है, और फॉइटस यानी भ्रूण, ठीक है, आरएस जो होता है वो फैक्टर जो होता है वो दो जीनों से होता है जी, जिसमें प्रभावी होने पे एक होती है प्रभावी, तो वो तो कहलाता है आरएस पॉजिटिव, और एक होती है अप्रभावी, वो क्या कहलाता है, आरएस नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, आरएस पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव हो गए। अगर तो मां जो है वो अगर मान लो आरएस नेगेटिव है और उसका जो भ्रूण जो है वो कैसा है, आरएस पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब ये ब्लड जो हो जो इसमें जाएगा किसके माध्यम से, अपरा के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से। ठीक है, जब जाएगा इसके अंदर तो मदर के अंदर यानी ये जो बेबी जो आया इसका मतलब इसके अंदर जो आरएस फैक्टर आया वो कहां से आया, मदर में तो नेगेटिव है, इसका मतलब अप्रभावी होगा। ठीक है, और ये जो आया इसके अंदर कहां से आया, फादर में वो प्रभावी जीन होगी, फादर में प्रभावी जीन होगी तभी तो आया होगा। ठीक है, तो फादर से प्रभावी जीन के कारण, क्योंकि मदर में तो अप्रभावी है तो मदर से तो अप्रभावी जीन जाएगी, और फादर से प्रभावी जीन आया होगा तो फॉइटस का कैसा ब्लड ग्रुप हो गया, आरएस पॉजिटिव हो गया। अब ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब ये बेबी डिलीवर होगा, ठीक है, प्रसव के दौरान प्रथम प्रसव जो होगा में सामान्य शिशु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, सामान्य शिशु का निर्माण होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी बताया था कि आरएस एंटीबॉडी बनने में क्या लगता है, समय लगता है। तो वो धीरे धीरे बनेगा, तो प्रथम जो शिशु जो होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, सामान्य होगा। अगर सपोज मान लो सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर के समय वही माता तो वही कैसी है, आरएस नेगेटिव ही है, और वापस शिशु जो हो गया वो कैसा हो गया, आरएस पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तब ये ब्लड जो है अब इसके अंदर क्या हो जाएगी, मां के अंदर, इस मदर के अंदर आरएस एंटीजन आरएस एंटीबॉडीज ये इसकी मां के अंदर बनना आरंभ हो जाती है या बन जाती है, क्योंकि पहली में खून गया अलग। ठीक है, तो अब ये मां के अंदर क्या हो जाएगी, ये आरएस एंटीबॉडी जो है वो बन जाएगी। अब ये एंटीबॉडी जो होगी वो सेकेंड वाले शिशु के अंदर अपरा के माध्यम से जाएगी, किसमें जाएगी, इसके अंदर। प्लेसेंटा के जरिए जाएगी, और जैसे ही आरएस एंटीबॉडी इसके अंदर जाती है तो बच्चे में, शिशु में क्या कर लेगी, समूहन कर लेती है, किसका, रक्त का। ठीक है, और शिशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। कैसे हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिशु का संपूर्ण रुधिर, शिशु का संपूर्ण रुधिर बदला जाता है। संपूर्ण रुधिर क्या होता है, बदला जाता है। ठीक है, तो इस बीमारी से अपन क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। या 70 आफ्टर प्रसव, प्रसव के बाद 72 घंटों
के अंदर माता को, ठीक है, एंटी आरएस एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये कब की बात, प्रथम प्रसव के बाद। ठीक है, तो ये होता है, इसी बीमारी को बोला जाता है क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलेसिस। देखो, इस रोग से ग्रसित जो शिशु होता है उसको रिसस शिशु कहा जाता है। सामान्यतः इसका जन्म पूर्व ही रक्ताल्पता यानी खून की कमी हो जाती है, रुधिर की कमी हो जाती है। शिशु के संपूर्ण रक्त को स्वस्थ रुधिर द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित करके शिशु को बचाया जा सकता है। या प्रसव के ठीक पूर्व, ठीक है, 72 घंटों के भीतर आरएस माता को नेगेटिव माता को एंटी आरएस बॉडी का इंट्रोवेसा इंजेक्शन देकर शिशु को बचाया जा सकता है। अब रुधिर का थक्का जमना, देखो ब्लडिंग होती है तो रुधिर का थक्का कैसे जमता है। रुधिर वाहिनियों के बाहर आते ही सबसे पहले एक जेल समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसको बोला जाता है अपन ब्लड क्लॉट। कट लगने के बाद में रुधिर बाहर आता है। थक्का बनने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, स्कंदन कहा जाता है। एक सुरक्षात्मक प्रणाली होती है जिसमें घाव से रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कर रोकती है। थक्का इसलिए जमता है क्योंकि वो एक तो रुधिर जो है शरीर से ब्लड लॉस नहीं हो, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, जीवाणु उसके अंदर नहीं, घाव के अंदर से प्रवेश नहीं करें। रुधिर की सती को भी रोकती है। स्कंदन की क्रिया रुधिर में उपस्थित अनेक 13 प्रकार के क्या मिलते हैं, स्कंदन करने वाले कारक मिलते हैं जो इसमें भाग लेते हैं। स्कंदन में स्कंदन को प्रेरित करने वाले कारकों को प्रेरक स्कंदन कारक कहा जाता है, जो स्कंदन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, और इसे रोकने वाले कारक को प्रति स्कंदन कारक कहा जाता है, जो इसको रोकेंगे। ठीक है, तो प्रेरित भी करते हैं और रोकते भी है। ठीक है, स्कंदन क्रिया में फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, पट्टिकाणु और कुछ जो कारक है, जिसमें 13 कारक थे, ये भाग लेते हैं किसमें, रक्त स्कंदन के अंदर। सबसे पहले देखो 3 चरणों में ये खत्म होती है। पहला है प्रोथ्रोम्बिन, जो होता है करने वाले कारकों का निर्माण करता है। ठीक है, तो घुलनशील प्रोटीन रुधिर वाहिकाओं में बहते हुए रुधिर के विभिन्न स्कंदन कारक निष्क्रिय रूप में मिलते हैं। रुधिर में कारक उपस्थित होते हैं, लेकिन वो कौन सी अवस्था में, निष्क्रिय रूप में। जैसे ही कट लगता है तो वो कैसे हो जाते हैं, सक्रिय होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब रुधिर वाहिकाओं से या रुधिर अवयव क्षतिग्रस्त होता है तब ये कारक कर्मिक रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होने लगते हैं तथा रक्त स्कंदन क्या हो जाता है, उस समय आरंभ होने लगता है। रुधिर स्त्राव के समय पट्टिकाणु, यानी जो वही पट्टिकाणु का मतलब क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है, इसके संपर्क में आते ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं तथा इसके क्षतिग्रस्त ऊतकों में थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। कौन मुक्त होता है, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, और ये किससे बना हो, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड होते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन 7 और 10 जो स्कंदन कारक होते हैं, 13 कारक में से, ठीक है, वो ये जो है वो सक्रिय कर लेता है इसको, और ये सभी कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर एक जटिल पदार्थ बनाते हैं जिसको बोला जाता है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियन। ये थ्रोम्बिन को क्या करेगा, सक्रिय करेगा। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, अब प्रोथ्रोम्बिन सक्रियन का किसमें, थ्रोम्बिन के अंदर। तो प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, अभी बताया था। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन सक्रियन द्वारा सक्रिय होकर किसमें बदल जाता है, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो किसमें बदल गया, वो बदल गया अपने थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर दिया। तो दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन को किसमें सक्रियन करना, थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है, ये कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियन। ये किससे बनता है, ये कैल्शियम आयन स्कंदन कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन से बनता है। ठीक है, फिर है फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन में परिवर्तन से थक्का। अब फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाए जाने वाला, ठीक है, प्रोटीन है।
थ्रोम्बिन की सहायता से इनका जल अपघटन फाइब्रिन एकलक, जो फाइब्रिन ओजन है वो किसमें बदल जाता है, फाइब्रिन में एकलक बनाया जाता है, किसकी उपस्थिति में, थ्रोम्बिन में। और जिस जो रेशे में अघुलनशील होते हैं, रेशे बन जाते हैं, फाइब्रिन बन जाते हैं। फाइब्रिन एकक तुरंत बहुलीकृत होकर लंबे फाइब्रिन तंतु बना लेते हैं, ठीक है, और ये तुरंत घाव के संपर्क में जाल बना लेते हैं, और ये कैसे हो जाते हैं, इस तरह से जाल बना लेते हैं जहां से रुधिर निकल रहा है। तो इन जाल में जो भी रुधिर है वो यहाँ से अटक जाएगा और धीरे धीरे ये सूखकर जो है वो खून की जो पपड़ी बनती है थक्के की वो बना देगा, ठीक है। और जाल में रुधिर कोशिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है। इस प्रकार फाइब्रिन तंतु और रुधिर केशिकाओं से बनी संरचना को क्या बोला जाता है, अपन थक्का या क्लॉट बोलते हैं। थक्का धीरे धीरे दृढ़ हो जाता है और रुधिर का स्त्राव क्या हो जाता है, वहां से रुक जाता है। थक्का बनने के बाद रुधिर का तरल भाग इससे पृथक हो जाता है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोला जाता है, तरल भाग जो होगा वो पृथक हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सीरम कहा जाता है। सीरम प्लाज्मा के समान ही होता है, लेकिन इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। प्लाज्मा के समान ही है लेकिन इसमें क्या नहीं होता, फाइब्रिनोजन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं अपन, सीरम बोलते हैं। सामान्यतः स्कंदन में 6 से 8-10 मिनट क्या समय लगता है। कोई भी स्कंदन होगा तो उसको 6 से 10 मिनट लगेंगे रुधिर को रुकने में। अब ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिका है। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है, आर्टरी जिसको बोलती है धमनी, धमनिया, ठीक है, वेन को बोलते हैं सीरा है, ठीक है, और कैपिलरीज को केशिका। ये 3 तरह की होती है, ठीक है। आपको डायग्राम भी दिख रहे होंगे, देखो ये मोटी है, ये थोड़ी सी पतली है, और ये बहुत ही पतली होती है, एक कोशिकाओं से बनी हुई लेयर होती है ये। बात करें आर्टरीज की, धमनियां, ठीक है। तो देखो धमनियों के अंदर आप देखो 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली जिसको बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहरी परत, जो कौन सी होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, ठीक है। फिर होती है मध्य, जो कौन सी होती है, ट्यूनिका मीडिया। फिर होती है आंतरिक, वो कौन सी होती है, ट्यूनिका इंटरना। ये 3 होती है, ठीक है। ये जो परत जो होती है बीच वाली, ये इसमें कैसी होती है, मोटी होती है। ये देखो इसके अंदर बहुत कैसी है, पतली है, क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। तो धमनियां जो होती है ये रुधिर को कहां से, हृदय से, हार्ट से कहां पे लेके जाती है, अंगों तक लेके जाती है, ठीक है। दूसरा कौन सा लेके जाती है, ये जो है वो शुद्ध रुधिर को लेके जाती है, जिसको बोलते हैं अपन ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। और अपवाद के रूप में एक ही है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो उल्टा काम करती है, बस वो अशुद्ध को लेके जाती है, ठीक है। इसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, भित्ति मोटी होती है, ठीक है। और दूसरा वाल्स इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं, कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, वाल नहीं होते, ठीक है। दाब जो होता है वो ज्यादा होता है, दाब अधिक होता है, क्योंकि ये रुधिर को बाहर लेके जाती है हार्ट से, ठीक है। तो ये जो है वो रुधिर को कहाँ लेके जाती है, देखो ये ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो बड़ी होती है, इसके अंदर देखो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर वाल नहीं होते, ठीक है। ये हमेशा शुद्ध रक्त को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। अब वेन, वेन में देखा जाए तो जो ट्यूनिका मीडिया जो है वो बहुत ही छोटी होती है, ये पतली होती है। तो ये कैसी होती है, पतली है, पतली भित्ति वाली है,
ठीक है। दूसरा जो होता है ये रुधिर को, ठीक है, कहाँ से, अंगों से कहाँ पे लेके आती है, हार्ट में लेके आती है, ठीक है। और ये हमेशा कैसा लेके जाती है, अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर लेके जाती है। लेकिन अफवाह जो है वो कौन सा है, वो आपका है पल्मोनरी वेन है, जो लंग से आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन फुफ्फुसीय सीरा, फुफ्फुसीय सीरा। उसके बाद में आप देखने जाओगे तो ये पतली होती है, तो दाब इसमें क्या होता है, कम होता है। और दाब कम है तो सीधी सी बात है, रुधिर को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या मिलते हैं, इसके अंदर वाल्व्स मिलते हैं। क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं, वाल्व होते हैं, ठीक है। जो वाल्व जो क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये वाल्व, ये इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अंगों से लेके आती है, अंगों से हार्ट में लेके आती है। तीसरी जो है वो कैपिलरीज, कैपिलरीज जो है वो धमनी से बनती है, धमनी से छोटी छोटी एक कोशिकीय परत वाली, एक कोशिकीय परत वाली नलिकाएं बनती है, काय होती है, ठीक है। ये प्रत्येक उत्तकों से और अंगों से क्या होती है, इसका कांटेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है कि इसके अंदर दाब भी अधिक होता है, अधिक है, ठीक है। और जो है अपन बात करेंगे तो अंत में ये किसमें, सिराओं में जुड़ती है, सिराओं में जुड़ती है, ठीक है। अब देखो आर्टरी जो है वो क्या है, छोटी है, इससे और छोटी है वो एट्रियोल कहलाती है, धमनिकाएं कहलाती है, ठीक है। और इससे जो बड़ी होती है वो उसको बोलते हैं ओटा, क्या बोला जाता है, ओटा, मां धमनी, ठीक है, मां धमनी बोला जाएगा इसको। और ये कौन सी है, ये धमनी है, और इसको क्या बोला जाएगा, धमनिका, ठीक है। अब ये कौन सी आएगी, कैपिलरीज आएगी, केशिका, केशिका, क्या बोला जाता है इनको, केशिका, ठीक है। अब किसमें गई, वेन्यूल, जिसको बोलते हैं सीरिका, छोटी होती है ये, सीरिका से थोड़ी बड़ी सीरा, और सीरा से और बड़ी जिसको बोलेंगे अपन महासीरा, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या, वेना केवा, वेना केवा बोला जाता है, ठीक है। तो ये होती है महासीरा। तो हार्ट से निकलती है तो मां धमनी, ओटा, उसके बाद में हो जाती है आर्टरी, ठीक है, धमनी, उसके बाद में हो जाती है आर्ट्रियोल्स, जिसको बोलते हैं धमनी का, किसमें जुड़ती है, कैपिलरीज में, कैपिलरीज आगे किसमें जुड़ती है, वेन में, ठीक है। और वेन किसमें जुड़ती है, सबसे पहले जुड़ती है वेन्यूल सीरिका में, फिर आती है वेन में, और वेन से महासीरा, जिसको बोलते हैं अपन वेना केवा, ठीक है। तो कैपिलरी जहां पे धमनी और सिरा नहीं पहुंच पाती है तो वहां पे कौन पहुंचता है, वहां पहुंचती है कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज जो होती है वो प्रत्येक अंगों तक या उत्तकों तक ये पहुंचती है। तो ये थी आज की क्लास में, जिसके अपन ने ब्लड पढ़ा और जो है वो पढ़ा अपने वाहिकाओं के बारे में। कल जो होगी वो अपनी क्लास जो होगी वो हार्ट के बारे में होगी, कि हार्ट जो है वो कैसे कार्य करता है, कौन सा सर्कुलेशन जो होता है वो अपने अंदर होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।